Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Similarly, there are number of financial functions given to us. Here a complete list of lookup and reference functions and financial functions are given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल की बात करूंगा एंड दिस इज पार्ट नंबर 3. इस पार्ट के अंदर हम मॉड और ऑफसेट फंक्शन को भी डिफरेंट फाइनेंशियल फंक्शंस के साथ यूज करेंगे. स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल की सारी वीडियोस को सीक्वेंस के अंदर देखिएगा. कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पहली वीडियोस के अंदर दी गई हैं, तो वहां पर ये बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है. जैसे जैसे ये पार्ट नंबर आगे बढ़ रहे हैं, इनके अंदर एडवांसमेंट लेवल बढ़ता जाएगा. सो आई सजेस्ट यू गो थ्रू द फर्स्ट 2 मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल वीडियोस बिफोर सीइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. नाउ आई मूव ऑन टू द मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल क्वेश्चन. सबसे पहले लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल के मीनिंग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. A loan amortization schedule is a table that shows a sequence of calculations over the life of a loan. एक पर्टिकुलर लोन के अगर हम सीक्वेंस ऑफ कैलकुलेशंस को टेबल की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, देन दिस इज लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल. इस केस के अंदर में कुछ बेसिक मॉर्गेज डेटा यहां पर दिया गया है. स्टूडेंट, मैं मॉर्गेज का भी मीनिंग आपको क्लियर कर देता हूं. मॉर्गेज मीन्स यू हैव बोरोड मनी from a bank or from a lender against the security of some fixed assets like land and building. जब मैं फिक्स असेट्स की सिक्योरिटी देके किसी लोन को रेज करता हूं, then this is termed as mortgage. और इसका कुछ बेसिक डेटा हमें यहां पर दिया गया है. इसी के साथ हमें एक कंडीशन दी गई है, reduce rate of interest by 1% after every 5 years and prepare loan amortization schedule in the format गिवन बिलो. मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल का हमें स्ट्रक्चर यहां पर दिया गया है. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा. सबसे पहले हम मॉड फंक्शन को टेकअप करेंगे, उसके बाद ऑफसेट फंक्शन और उसके बाद अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल. सो आई मूव ऑन टू मॉड फंक्शन. मैं इसी स्ट्रक्चर को लेके मॉड फंक्शन को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा. यहां पर मैं अमॉर्टाइजेशन ईयर को दे रहा हूं. ये पीरियड हमें 20 इयर्स का दिया गया है. मैं फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूं एंड आई ड्रैग इट अप टू 20 इयर्स. अब टर्म पीरियड को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मॉड के फंक्शन को समझना है. मॉड के फंक्शन के अंदर मेरे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, नंबर एंड डिवाइजर. मॉड फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर. इसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं. सो मॉड 13,3 इट रिटर्न्स 1 एज व्हेन यू डिवाइड 13 by 3 इट विल गिव ए क्वोशिएंट ऑफ 4 एंड लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1. अगर आप 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वोशिएंट तो 4 आएगा, लेकिन नीचे एक रिमाइंडर बच जाएगा. सो मॉड मुझे इस रिमाइंडर को कैलकुलेट करके देता है. मैं इस जगह के ऊपर मॉड के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. इक्वल्स टू मॉड number is A10, comma, divisor is term, that is 5. I press F4 to lock it, parenthesis close, I press enter. मेरे पास mod function ने यहां पर रिमाइंडर दे दिया 1. We use this particular function here. इस जगह के ऊपर मैं mod के फंक्शन को दोबारा से टेकअप कर रहा हूं. This time I take up A11, comma, term is 5 here. I press F4, parenthesis close, I press enter. मेरे पास एक वैल्यू आ गई 2. We use this particular function here. So अगर मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं तो आप देखिएगा मेरे पास 1 2 3 4 और उसके बाद वैल्यू 0 आ गई. जिन फंक्शंस को हमने यूज किया है वो मैंने आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिए. इस A14 के केस को टेकअप करते हैं. A14 के अंदर वैल्यू है 5. 5 वैल्यू को जब 5 से डिवाइड किया गया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आया.
अब स्टूडेंट मैं इसी मॉड फंक्शन को टर्म पीरियड के नीचे इफ फंक्शन के साथ यूज करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू इफ। लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं ये मॉड फंक्शन दे रहा हूं, मॉड A10, B4। आई प्रेस F4 टू लॉक इट। अगर तो इसकी वैल्यू 0 आती है तो मुझे वैल्यू दे दो 5, नहीं तो मॉड के फंक्शन के अंदर A10, B4, आई प्रेस F4, पेरेंथेसिस क्लोज, और अब मैं इफ फंक्शन के पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूं। अगर तो मॉड फंक्शन के अंदर वैल्यू 0 आए तो मुझे 5 दे देना, और अगर वैल्यू 0 नहीं आती तो जो भी मॉड फंक्शन की वैल्यू है मुझे वही दे देना। जो भी के केस के अंदर मेरे पास 1 2 3 4 की वैल्यूज आएंगी। आई प्रेस एंटर, आई ड्रैग इट डाउन। आप देखिएगा जब ये 5 आया तो मेरे पास यहां पर 5 आ गया। इसके बाद मैं इसे नीचे ड्रैग कर रहा हूं तो मेरे पास अगेन 1 है। मैं इसको 20 तक ड्रैग कर देता हूं। मेरे पास ये 5-5 साल के 4 ब्लॉक्स आ गए एंड दिस मेक्स अप 20 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस के अंदर मैं यहां पर 8% दे रहा हूं। इसी को मैं 5 साल तक यूज करूंगा तो मैंने 5 साल तक ड्रैग कर दिया। इसके बाद 7%, ये भी हम 5 साल तक यूज करेंगे तो मैंने 5 साल तक इसको ड्रैग कर दिया। देन we will reduce it to 6%, again drag it for 5 years, and in the last block of 5 year we will have 5%। मैंने इसको भी ड्रैग कर दिया। नंबर ऑफ पीरियड के केस के अंदर ये मेरे पास पहले 20 ईयर्स हैं, सो पहले 5 साल के ब्लॉक के अंदर मैंने 20 ईयर्स दे दिया। इसके बाद हमारे पास ये 15 ईयर्स रह जाएंगे जहां पे मैं 7% को कैलकुलेट करना है। ये मैंने अगले 5 साल के लिए 15 ईयर्स का NPR दे दिया, नंबर ऑफ पीरियड। 10 साल के बाद 10 साल और रह जाएंगे, सो मैंने ये 10 को सिलेक्ट करके 5 साल तक ड्रैग कर दिया। लास्ट के 5 सालों के अंदर ये टाइम पीरियड 5 साल का है, तो मैं इसको मैनुअली लिख के नीचे ड्रैग कर रहा हूं। स्टूडेंट यहां पर हमारी बेसिक इनपुट्स बन गई। अब मुझे पेमेंट को कैलकुलेट करना है, तो पेमेंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं ऑफसेट के फंक्शन को यूज करूंगा। क्योंकि इस शीट के अंदर स्पेस कम है तो मैं नेक्स्ट शीट को टेक अप कर रहा हूं। सबसे पहले मैं रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट के सेल के नीचे वाले सेल के अंदर ये अमाउंट दे रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट। आई प्रेस एंटर। हमारे पास 10 लाख रुपए का लोन है जो कि हमने 20 साल के पीरियड के अंदर रीपे करना है। हर 5 साल के बाद 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन कर जाएगा, जो कि चीजें हमने यहां पर रेडी कर ली हैं। अब मुझे पहले साल की इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए मुझे पीएमटी के फंक्शन को यूज करना है। पीएमटी के फंक्शन के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट है रेट। रेट इज 8%, कॉमा। सेकेंड आर्गुमेंट इज NPER, दिस इज 20 ईयर्स, कॉमा। इसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सीधा रास्ता है। ये 10 लाख रुपीस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिमेनिंग प्रिंसिपल के अमाउंट को सीधा क्लिक करके नहीं करूंगा, बल्कि यहां पर मैं ऑफसेट के फंक्शन को यूज करूंगा। ऑफसेट के फंक्शन के अंदर द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर मैं ये पेमेंट के सेल का ही रेफरेंस दे दूंगा। दिस इज E11, कॉमा। द नेक्स्ट इज रोज। रो के केस के अंदर मैं यहां पर माइनस का सिंबल दे रहा हूं और टर्म पीरियड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, कॉमा। कॉलम के केस के अंदर मैं यहां पर 5 दे रहा हूं। स्टूडेंट अभी मैं आपको ये ऑफसेट का फंक्शन क्लियर कर दूंगा। यहां पर हमारी प्रेजेंट वैल्यू कंप्लीट हो गई, कॉमा। अब हमें फ्यूचर वैल्यू को देना है, लेकिन ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है और फ्यूचर वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो मैं एक और कॉमा लगा के मैं इसको स्किप कर रहा हूं। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज टाइप। टाइप के केस के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, 0 फॉर द एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। हम इंस्टॉलमेंट की पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड ही करेंगे, क्योंकि ये पेमेंट टाइप के अंदर हमें एक इनपुट ऑलरेडी दी गई है। सो मैं इसी के ऊपर क्लिक करता हूं, B6।
इसकी रेफरेंस चेंज ना हो जाए जब भी हम इसे ड्रैग करें, तो मैं B6 को लॉक कर देना चाहता हूं, सो आई प्रेस F4, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया। इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऑफसेट के फंक्शन को यूज किया। अब मैं आपको इस ऑफसेट फंक्शन के बारे में कुछ डिटेल्स दूंगा। फॉर द PV आर्गुमेंट ऑफ PMT फंक्शन, द फंक्शन कैप्चर्स द रिमेनिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस टर्म बाय यूजिंग द ऑफसेट फंक्शन। प्रीवियस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए 10 लाख रुपए की वैल्यू को कैप्चर करने के लिए हमने ऑफसेट के फंक्शन को यूज किया है। ऑफसेट फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर हमें 5 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें से पहले 3 आर्गुमेंट्स कंपल्सरी हैं और उसके बाद के 2 आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हैं। मैं ये ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को यहां पर इंटरप्रेट नहीं करूंगा, लेकिन पहले 3 आर्गुमेंट्स को मैं यहां पर टेकअप करूंगा। इसके अंदर द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेफरेंस आर्गुमेंट। मैंने इंस्टॉलमेंट के अमाउंट पे क्लिक किया। रेफरेंस आर्गुमेंट इज E11। रेफरेंस आर्गुमेंट रेफर्स टू करंट सेल कंटेनिंग फार्मूला। जिस पर्टिकुलर सेल के अंदर हम फार्मूला लिख रहे हैं दैट इज रेफरेंस सेल, और हम ये फार्मूला लिख रहे हैं E11 के अंदर। सो ये मेरा E11 सेल नंबर रेफरेंस सेल बन गया। सेकेंड आर्गुमेंट इज रो। रो रेफर्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेल इन द टर्म पीरियड कॉलम दैट इज -B11। टर्म पीरियड के अंदर हमारे पास B11 के अंदर वैल्यू दी गई है 1, लेकिन हमें यहां पर माइनस टेकअप करना है, तो ये वैल्यू हो गई -1। -1 मीन्स रेफरेंस सेल से एक सेल पीछे चले जाओ। रेफरेंस सेल हमारे पास E11 है, एक सेल पीछे चले जाओ तो ये E10 आ गया। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज कॉलम। कॉलम रेफर्स टू 5th कॉरेस्पॉन्डिंग सेल टू द राइट साइड ऑफ द रेफरेंस सेल। रेफरेंस सेल हमारे पास यहां पर अब E10 बन चुका है। E10 से 5 सेल राइट की तरफ चले जाओ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ के अंदर जो वैल्यू है उसको फेच कर लो, तो ऑफसेट फंक्शन ने 10 लाख रुपीस को फेच कर लिया। इसी चीज को मैं इस जगह के ऊपर इंटरप्रेट कर रहा हूं। बिकॉज द वैल्यू इन द सेल B11 इज 1 एंड इट इज -B11, द फंक्शन गोज अप बाय 1 रो। ये फंक्शन एक स्टेप ऊपर चला गया। E11 को छोड़ के अब ये E10 पे आ गया। एंड द कॉलम नंबर इज 5। द फंक्शन मूव्स 5 सेल्स टू द राइट ऑफ द रेफरेंस सेल। इस सेल से 5 सेल राइट की तरफ आ जाओ और जो भी वैल्यू दी गई है उसको फेच कर लो। जब हम 5 सेल्स राइट की तरफ आए तो यहां पर हमें वैल्यू मिली 10 लाख रुपीस। दिस वैल्यू इज गिवन टू अस इन सेल नंबर J11। ऑफसेट के फंक्शन ने इस वैल्यू को यहां पर फेच कर दिया। स्टूडेंट, ये तो हमारे पास था ऑफसेट फंक्शन। अब इस ऑफसेट फंक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद मैं अब अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के मेन शीट के ऊपर आ रहा हूं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के लिए हमने पेमेंट को कैलकुलेट किया। पेमेंट के लिए हमने PMT के फंक्शन को टेकअप किया और यहां पर मैंने PMT के फंक्शन को आपके रेफरेंस के लिए दे दिया। अब मुझे प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करना। प्रिंसिपल के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम PPMT के फंक्शन को यूज करेंगे। PPMT, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज पर इज पीरियड। पीरियड इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B11। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज NPER, दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D11। और इसके बाद मुझे प्रेजेंट वैल्यू को टेकअप करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू को तो 10 लाख रुपीस है। इसके लिए हम यहां पर ऑफसेट के फंक्शन को यूज करेंगे। रेफरेंस सेल इज E11, -B11, 5, पेरेंथेसिस क्लोज। ये ऑफसेट का फंक्शन हमें प्रेजेंट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके देगा, जैसा कि आपने PMT के फंक्शन के अंदर देखा, कॉमा। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का हमें कुछ नहीं पता, तो मैं इसको स्किप करने के लिए एक और कॉमा लगा रहा हूं, बिकॉज दिस इज ऑप्शनल आर्गुमेंट। द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप। टाइप के लिए मैंने ये 0 दे दिया। आई प्रेस F4 टू फिक्स इट अप। आई क्लोज पेरेंथेसिस। आई प्रेस एंटर। मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट जनरेट हो गया 21,852 रुपीस 21 पैसा। हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट सेल, दैट इज इंटरेस्ट अमाउंट।
This is equals to IPMT. First argument is rate, comma. Second is per is the term, B11, comma. The third is NPER, comma. The fourth argument is present value. प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अगेन ऑफसेट फंक्शन को यूज करेंगे. रेफरेंस सेल इज E11, कॉमा. रो के केस के अंदर दिस इज B11. मैं यहां पर -B11 दूंगा क्योंकि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज कॉलम. कॉलम के केस के अंदर हमने 5 दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. ये ऑफसेट फंक्शन रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट को फेच करेगा, कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फ्यूचर वैल्यू. इस फ्यूचर वैल्यू का हमें कुछ पता नहीं है और ये ऑप्शनल है, तो मैं एक और कॉमा लगा के इसको स्किप कर रहा हूं. एंड द लास्ट आर्गुमेंट इज टाइप. टाइप के केस के अंदर मैंने इस 0 को दे दिया. आई प्रेस F4 टू लॉक इट. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहां पर इंटरेस्ट अमाउंट 80,000 आ गया. अब मुझे यहां पर क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट को निकालना है. दिस इज इक्वल्स टू, मैं सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. सम F11 टू F11. पहले वाले F11 को हम फिक्स कर देंगे और दूसरे वाले F11 को रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ही रहने देंगे. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. पहली बारी मेरे पास क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट का अमाउंट वही आ गया जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है. क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, दिस इज इक्वल्स टू अगेन सम फंक्शन G11 कॉलन G11. पहले वाले G11 को हम F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे और सेकंड वाले G11 को रिलेटिव रेफरेंस के अंदर ही रहने देंगे. आई प्रेस एंटर. पहली बारी मेरा क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट अमाउंट के इक्विवेलेंट है, तो ये 80,000 आ गया. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट. रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज इक्वल्स टू J10. आई प्रेस F4 टू लॉक इट प्लस क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल अमाउंट. क्योंकि ये नेगेटिव में था तो मैंने यहां पर इसको प्लस कर दिया. आई प्रेस एंटर. मेरे पास फर्स्ट ईयर के बाद जो रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 9,78,147 रुपीज 79 पैसा. इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमने IPMT के फंक्शन को यूज किया था, वो भी मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे दिया. अब स्टूडेंट, मैं फर्स्ट ईयर की इस कंप्लीट रो को सिलेक्ट कर रहा हूं और इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूं. फिल हैंडल से मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया. हमारे पास ये सॉल्यूशन जनरेट हो गया और 20 साल के बाद रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 0. सो स्टूडेंट, आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये देखा कि हमने टर्म पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए मॉड फंक्शन को यूज किया. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट और NPER के लिए हमने मैनुअली ही इनको डिसाइड किया है, बट आगे की वीडियोस के अंदर हम इसको ऑटोमेट कर देंगे. पेमेंट के केस के अंदर हमने PMT के फंक्शन को यूज किया और प्रिंसिपल अमाउंट को निकालने के लिए PPMT और इंटरेस्ट के अमाउंट को निकालने के लिए IPMT के फंक्शन को हमने यूज किया है. ये जो हमने टेबल बनाई, इस टेबल को हम बोलते हैं मॉर्टगेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल. आप इसको लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल भी कह सकते हैं. आई होप दैट द थिंग्स विल बिकम easier and simple for you now. Thank you very much.